हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी बीए थर्ड सेम की जो है हमारी क्लासेस चल रही थी, जिसमें मैंने आपसे चैप्टर 1 जो है डिस्कस कर लिया है। हिस्ट्री की क्लासेस ये चल रही हैं। आज बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 की। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट जब आप विजिट करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 करना है, उसके बाद जो है आज का चैप्टर नंबर 2 करना है, अगर आप चैनल से आज नए जुड़े हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लास्ट में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है दिल्ली सल्तनत का दृढ़ीकरण। लास्ट में जब चैप्टर नंबर 1 हमारा समाप्त हुआ था तो उसमें हमने बलबन तक पढ़ा था। अब बलबन की यहाँ पर डेथ हो गई है। उसका जो पौत्र है कैकबाद, ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। अब जो ये कैकबाद है, ये किसका पुत्र है? बुगरा खां का ये पुत्र था। कैकबाद का जो शासन रहा है वो रहा है आपका 4 ही साल। 1286 से लेकर 1290 तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है कैकबाद का। 1290 में जो है इसकी हत्या कर दी गई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। जो दांस वंश का जो अंतिम शासक था कैकबाद, और इसका जो पुत्र था क्यूमर्स, इन दोनों की हत्या कर दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और ये स्वयं गद्दी पर बैठ गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसने फिर किस वंश की स्थापना करी थी? तो इसने खिलजी वंश की जो है स्थापना की थी। इसका जो टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1296 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके किसका है? खिलजी वंश का है। ये कैसा था शासक? ये था एक दयालु सुल्तान। उसने जो रक्त और लोह की नीति के स्थान पर सहनशीलता और दयालुता की नीति अपनाई थी। जो ये रक्त और लोह की नीति है, अगर आप मेरे से शुरू से जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो ये रक्त और लोह की नीति थी ये थी बलबन की। तो इसके स्थान पर जो है इसने कौन सी नीति अपनाई थी? इसके स्थान पर इसने अपनाई थी सहनशीलता और दयालुता की। ठीक है। उसके बाद जो है 1296 ईस्वी में कौन गद्दी पर बैठा था? 1296 तक के इसका टाइम पीरियड रहा था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है इसकी गद्दी पर बैठा था। 1296 से लेकर 1316 तक का जो टाइम पीरियड था वो था आपके अलाउद्दीन खिलजी का। ये खिलजी वंश के शासकों में सबसे ज़्यादा महान था। इसने क्या किया था? इस अलाउद्दीन खिलजी ने इसने उत्तरी और दक्षिणी भारत पर जो है बिल्कुल अपने जो शासक थे, अन्य एक शासक थे, इन सबको इसने पराजित किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और खिलजी वंश के शासकों में ये सबसे ज़्यादा महान था। उसने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में अनेक शासकों को जो है इसने पराजित किया था। दक्षिण भारत की विजय में उसके जो प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम है मलिक काफूर, उसने बहुत महत्वपूर्ण इसके साथ भूमिका निभाई है। अलाउद्दीन के शासनकाल में जो है मंगोलों ने हमारे भारत पर कितनी बार अटैक किया था? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार जो है अटैक किया था भारत पर, परंतु उसने बड़ी योग्यता और वीरता से मंगोलों को हराकर दिल्ली सल्तनत की इसने ये क्या करा है? सुरक्षा प्रदान की थी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसने एक शासन प्रबंध भी बहुत बढ़िया तरीके का इसने स्थापित किया था। वो कल के हम पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है। और उसने प्रशासन में, सेना में, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किए हैं। सबसे कहें कि मध्यकालीन भारत का ये महान सुधारक था। महान या अर्थशास्त्री जो है इसको हम अलाउद्दीन खिलजी को हम कहते हैं। 1316 में क्या हुआ? 1316 में जो है अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद इसके उत्तराधिकारी आते हैं। उसने केवल 4 वर्ष तक ही शासन किया, यानी कि 1320 तक ही। उसके उत्तराधिकारियों में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है शहाबुद्दीन उमर का। उसके बाद नाम आता है मुबारक शाह का। उसके बाद है नासरुद्दीन खुसरो शाह। इन तीनों ने जो है शासन किया। ये सभी के सभी कैसे थे? ये सभी के सभी अयोग्य थे। और कैसे क्या धीरे धीरे करके जो है खिलजी वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। तो एक ये थोड़ी सी आपके लिए समरी थी कि हाँ भाई खिलजी वंश कैसे स्टार्ट हुआ था। आज हम जो मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में क्या किया था? इसने खिलजी वंश की क्या करी थी? स्थापना करी थी। और ये किस जो है कबीले से संबंध रखता था? ये रखता था तुर्किस्तान के खिलजी कबीला से ये संबंध रखता था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में कैसा था? एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसकी तरक्की करता हुआ बलबन के शासनकाल में आया। समाना के सूबेदार के पद पर ये पहुंचा। ठीक है। धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचा है? बलबन के टाइम पीरियड तक आया है। एक जगह है समाना, वहाँ का ये सूबेदार ये नियुक्त किया गया।
और सुल्तान कैकबाद ने पहले उसे अपना बॉडीगार्ड बनाया था, ठीक है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, और बाद में इसको क्या करा, सेना का मुखिया बना दिया। सेना के मुखिया को उस समय क्या कहा जाता था, आरिज ए मुमालिक जो है उस समय कहा जाता था। इसके पद पर जो है कैकबाद ने इसको क्या किया था, इसके पद पर इसको नियुक्त किया था। जलालुद्दीन उस समय सभी खिलजी सरदारों में सबसे शक्तिशाली था और महत्वाकांक्षा इसकी जागृत हुई, ठीक है। इसने क्या किया, 13 जून 1290 को सुल्तान जो था कैकबाद, जिसका ये बॉडीगार्ड था, उसके और पुत्र का जो पुत्र था क्यूमर्स, इन दोनों की इसने क्या कर दिया, वध कर दिया, और स्वयं को इसने दिल्ली का सुल्तान क्या कर लिया, घोषित कर लिया, ठीक है। और इसके सब जो बाकी जो सरदार थे बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, ये असंतुष्ट हो गए थे, और 70 वर्ष की आयु में, बहुत ज़्यादा एज्ड था ये, तो 70 वर्ष की आयु में ये सुल्तान बना, और इसलिए इसमें सारे ही जो थे दयालुता के गुण विद्यमान थे। कैसा दयालु था, दो की हत्या करके बैठा है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान जो है बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं। देखते हैं क्या है। सबसे पहले है जो इसकी आंतरिक नीति कैसी थी, आंतरिक मतलब कि गृह नीति, अंदर की नीति कैसी थी, वो सारी की सारी जो नीति थी दयालुता और सहनशीलता पर ये बिल्कुल आधारित था, और वो कभी भी अपराधियों को क्या करता था, कठोर दंड बिल्कुल भी नहीं देता था। जितने भी कैकबाद के जितने भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ऊंचे पद पर ही रहने दिया उसने। पूर्व सुल्तान जो बलबंद था उसके राज सिंहासन पर भी इसने बैठने से इनकार कर दिया, उसको मार कर ही, ठीक है, मतलब इसने आगे जो है इसकी पीढ़ी को मारा ही है, उसकी याद में फूट फूट कर ये रोया करता था। रक्तपात के शासन चलाने का इसने निश्चय किया, कोई आप रक्तपात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिना किसी रक्तपात के जो है आप शासन करोगे। बर्नी के अनुसार अगर उसके चरित्र की महानता, उसके न्याय, उदारता, भक्ति ने धीरे धीरे प्रजा की विमुखता को दूर कर दिया, और जागीर मिलने की आशा से जो है अमीरों के व्यवहार को भी उसने जो यद्यपि जो है नाराज़गी और असंतोष का था, धीरे धीरे इसने अपने व्यवहार से उस चीज़ को क्या कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आएगा इसका मलिक छज्जू का विद्रोह, इंपॉर्टेंट है ये। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसके गद्दी पर बैठते ही एक विद्रोह हुआ था मलिक छज्जू का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बावजूद सुल्तान ने उसके समय उदारता का व्यवहार किया था। इस बंदे ने जो है विद्रोह किया था और इसके सामने उदारता का इसने व्यवहार दिया था। कड़ा और मणिकपुर का इसको सूबेदार बने रहने दिया, परंतु राजकीय वे परिवार से संबंधित होने के कारण वे अपने आप को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक उत्तराधिकारी क्या था, समझता था, ठीक है। इसलिए इसने कुछ समय बाद ही अवध के सूबेदार के साथ मिलकर फिरोज खिलजी के विरुद्ध इसने विद्रोह कर दिया। तो उससे केवल स्वतंत्रता धारण कर ली, बल्कि उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी करवा दिए। तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। तो एक विशाल सेना लेकर ये दिल्ली की ओर रवाना हुआ, और सुल्तान ने भी अपने पुत्र जो है अरकली खां को विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेज दिया। फिर अरकली खां ने क्या किया, अरकली खां ने विद्रोहियों को क्या किया, बदायूं के निकट बुरी तरह से पराजित कर दिया, और मलिक छज्जू का और उसके साथियों को क्या कर दिया, बंदी बना लिया। यानी कि इसमें जो मेन काम है वो है अरकली खां का। उसने सुल्तान के सामने उसको पेश किया, यानी अपने पापा जी के सामने उसे पर पेश किया, और मलिक छज्जू के हाथ पीछे गर्दन पर बांध दिए और उसके कपड़े धूल और कीचड़ से लथपथ हो गए, ठीक है। और सुल्तान जो था वो मलिक छज्जू की दुर्दशा को देखकर बहुत ज़्यादा रो पड़ा, और उससे क्या किया, जो बेड़ियाँ थी उससे उसको बिल्कुल आज़ाद कर दिया, ठीक है। और उसने विद्रोहियों के नहाने धोने और भोजन का भी प्रबंध करवा दिया। तो एक तरह का नरम इसका व्यवहार था, लेकिन फिर ऐसा किया ही क्यों। चोरों और ठगों के प्रति भी इसकी दयालुता की नीति थी। तो आप इस कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे कि किस तरह का इंसान था, ठीक है। राजद्रोही जो है सरदारों के प्रति भी इसकी नीति रही है। सुल्तान फिरोज खिलजी की उदारता से अपराधियों के मन में राजतव का भय बिल्कुल ही निकल चुका था, ठीक है। कई सरदार सुल्तान को हटाने का षड्यंत्र बिल्कुल रचने लग गए थे, ठीक है। और षड्यंत्रकारियों में एक नाम आता है ताजुद्दीन, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। इसका नेम जो है सम्मिलित था। उसने यह कह दिया था कि वह सुल्तान का सिर एक खरबूजे की तरह बिल्कुल ही काट देगा, इसका ये कहना था। तो जब गुप्तचरों ने इसकी सूचना सुल्तान को दी तो ताजुद्दीन को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। और जब वो ताजुद्दीन जब दरबार में पहुंचा तो सुल्तान ने उसके सामने क्या की थी, तलवार फेंक दी, और अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ के सुल्तान का कत्ल करके दिखाएं। शर्मिंदा हुआ वो, तो सुल्तान से इसने क्षमा याचना की, और फिर इससे सुल्तान ने उसको क्या किया, माफ़ भी कर दिया। इसी साथ ये इतना खास नहीं है, इसकी विदेश नीति इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। विदेश नीति में सबसे पहले ये आता है कि रणथंभौर और मंदवार पर इसने अटैक किया था। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। फिरोज खिलजी ने 1290 में क्या किया था, रणथंभौर पर आक्रमण करने की इसने योजना बनाई। और रणथंभौर में उस समय जो है हमीर देव, ध्यान रखेंगे, रणथंभौर में उस समय हमीर देव जो है शासन करता था।
और वह अपनी बहादुरी और योग्यता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। कौन? हमीर देव। और उसने आसपास के प्रदेशों को जीता और अपने राज्य में इसको मिला लिया। सुल्तान बढ़ती हुई शक्ति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका, तो 1291 में एक साल बाद ही इसने क्या किया, एक विशाल सेना ली, रणथंभौर पर इसने अटैक कर दिया। हमीर देव को जैसे ही सुल्तान के आगमन की सूचना मिली तो उसने भयभीत होकर अपने आप को जो है बंद कर लिया और रणथंभौर पहुंचकर सुल्तान ने अनुभव किया कि इस दुर्ग को जीतना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि इससे ये होगा कि बहुत सारे जो मुस्लिम सैनिक हैं उसकी हमें क्या देनी होगी, उसकी तो बहुत बलि भी देनी पड़ेगी। तो सुल्तान जो था दुर्ग से ज़्यादा अपने सैनिकों की जान का महत्व इसने मूल्य समझा। तो इसी बीच इसने रणथंभौर की विजय का विचार जो था, हम नहीं जीतेंगे, इसका विचार इसने बिल्कुल छोड़ दिया और अपने सैनिकों को दिल्ली लौटने का आदेश दे दिया। बहुत अच्छा काम किया भाई इसने। इस प्रकार निराश सैनिक खाली हाथ दिल्ली लौट आए। तो 2 वर्ष के बाद सुल्तान ने मंदावर पर अटैक करने की योजना बनाई और यह दुर्ग कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन रह चुका था, अब राजपूतों के अधिकार में था। तो सुल्तान ने बड़ी आसानी से इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन पहले वो था, बाद में वो राजपूतों के अधीन हुआ था, तो उस पर अधिकार करना थोड़ा सा जो था इसके लिए इजी हो गया था। ठीक है, इसके बाद है भिलासा की विजय। फिरोज खिलजी ने, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा और दामाद था, ठीक है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये इसका क्या लगता था, चाचा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये चाचा भतीजा थे और इसी की बेटी से ही शादी हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था और दामाद भी था, बेटी की शादी भी इससे करवाई तो दामाद हो गया, को इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि जादू भिलासा पर अटैक करने के लिए भेजा। और उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी था, उस समय वो कड़ा का सूबेदार था और उसने एक विशाल सेना ली, भिलासा के दुर्ग पर इसने अटैक किया और उसने इस अभियान में बहुत ज़्यादा लूटमार की, जिससे पूरे के पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई थी। उसने बड़ी आसानी से ही भिलासा के दुर्ग पर जो है अधिकार कर लिया था। बहुत ज़्यादा इसने यहाँ पर संपत्ति इसने लूटी। ठीक है, और सुल्तान अपने भतीजे की इस सफलता से बहुत ज़्यादा जो है प्रसन्न हुआ था और उसने क्या कहा, अलाउद्दीन को एक जो है अवध का जो है सूबेदार इसने घोषित कर दिया और उसको एक पद भी दे दिया जिसका नाम था आरिज ए मुमालिक। ये याद रखेंगे, आरिज ए मुमालिक। नेक्स्ट है देवगिरी की विजय। भिलासा की जैसे ही विजय हुई तो अलाउद्दीन जो खिलजी है उसकी महत्वाकांक्षा, कहते हैं ना, एक जीत जब हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा जो है अभिलाषा सी हो जाती कि हम ये भी कर सकते, वो भी महत्वाकांक्षा जिसको आप कहते हो, वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मैं देवगिरी पर अटैक करता हूँ। तो उसके लिए उसने योजना बनाई, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। देवगिरी उस समय जो था भारत के क्या था, शक्तिशाली राज्यों में गिना जाता था। अब देवगिरी पर उस समय शासन कौन करता था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उस समय रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र कह के आप याद कर सकते हो। देवगिरी पर रामचंद्र नामक शासन जो था, शासन करता था। ठीक है, तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर अटैक किया, देवगिरी पर अटैक कर दिया। और जो रामचंद्र का पुत्र था वो था शंकर देव, अधिकांश सेना को लेकर दक्षिण में जो है किसी राज्य पर अधिकार करने के लिए गया हुआ था। तो इसके बावजूद रामचंद्र ने खिलजी सेनाओं का बड़ी वीरता से सामना किया, परंतु सेना की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि आधी सेना उसका पुत्र ले गया था, तो वो क्या हो गया, वो पराजित हो गया। तो इसके बाद उसने अलाउद्दीन से क्या किया, संधि कर ली और एक बड़ी धन संपत्ति युद्ध हर जाने के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को मिली। इसी समय शंकर देव को खिलजियों के आक्रमणों की सूचना मिली और वह अपनी सेना को लेकर कहाँ पहुँच गया, देवगिरी पहुँचा और उसने मुस्लिम सेना पर अटैक कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने शंकर देव को भी बुरी तरह पराजित कर दिया। अब एक बार फिर से रामचंद्र को अपने एक अपार धनराशि जो है अलाउद्दीन खिलजी को देनी पड़ी और रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या क्या दिया, अब वो देखते हैं। 700 मन सोना दिया, 7 मन मोती दिए, 2 मन जवाहरात दिए, 1 मन चांदी, अगर आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक वार्षिक आय भी इसने दी है। अब बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। देवगिरी की जैसे ही अपार सफलता हुई और जागृत हो गई। ठीक है, देखो कि कहते हैं ना, तृष्णा कभी आपकी ख़त्म नहीं होती, तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ है। देवगिरी पर जैसे ही इसकी अपार सफलता इसको मिली तो इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। सुल्तान को कड़ा आने, लूट का माल दिखाने और अपना हिस्सा लेने का इसने निमंत्रण भेजा कि भाव जाओ एक बार उसको कह के आओ कि भाई मैं यही काम करके आया हूँ। तो सुल्तान के शुभचिंतकों और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने अलाउद्दीन से मिलने को क्या कर दिया, इनकार कर दिया और सुल्तान ने अपने भतीजे का न्योता स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि जो मलिक अहमद चप ने भी सुल्तान को होशियार रहने की सलाह दी क्योंकि उनको थोड़ा सा अंदेशा हो गया था।
इसके बावजूद जो है सुल्तान 19 जुलाई 1296 के दिन अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कड़ा की ओर रवाना भी हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान का बहुत भव्य जो है स्वागत किया। कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। तो सुल्तान के सिर पर जो है मौत मंडरा रही थी। जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन के गले लगने के बाद पीछे हटा, वैसे ही अलाउद्दीन के इशारे पर जो है इख्तियारुद्दीन, नाम ध्यान रखेंगे, इख्तियारुद्दीन ने अपनी तलवार से जो है सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज जो था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और जलालुद्दीन का वध करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे भारत का जो है अपने को ही जो है सुल्तान घोषित कर दिया। और कहते हैं कि लेनपुल एक इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि इतिहास में सबसे कायरतापूर्ण जो हत्या की घटना थी। ठीक है, अब इनका जो है मूल्यांकन कर लेते हैं। बहुत ही उदार शासक था। उन्होंने अपने टाइम में बिल्कुल भी रक्त को नहीं बहाया। वो अपने में सबको जो है प्रसन्न देखना चाहते थे। ठीक है, सबको सुधारना चाहते थे, लेकिन उनके साथ जो है बहुत ही कठोरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक इनकी हत्या कर दी गई। ये इनके साथ अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, आपको मैं एक बता दूं कि एक मूवी है, उसमें ये सब कुछ जो है दिखाया गया है। पद्मावत मूवी है, उसमें ये शुरू में ही ये सीन है। रणवीर सिंह जो हैं वो हैं। ठीक है, तो उनकी ये मूवी है, उसमें ये सब कुछ दिखाया गया है कि किस तरह जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की इन्होंने जो हत्या करी और ख़ुद को सुल्तान घोषित किया। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी हम कल पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आप सबके लिए। तो कैसा लगा सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, क्योंकि कल से जो है अब अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट हो जाएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में सिर्फ इतना ही है। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा नीड है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेड बटन पर ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।